वेंसी सामने खड़ी औरत को घूरता रह जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ होता है। चेहरे से पसीना बहने लगता है, आवाज कांपती है, जैसे वो इस बिट्रेयल को समझ ही नहीं पा रहा। आखिर वो हकलाते हुए पूछता है, क्या वो सच में प्रोफेसर सेडील है जो उसके सामने खड़ी है, उस डरावनी मुस्कान और चमकती पर्पल आंख के साथ। उसका चुप रहना ही उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है। अचानक पीछे उठती धूल के बीच से विशाल भारी आकृतियां बाहर निकलती हैं। इन राक्षसी आदमियों के शरीर में नीले क्रिस्टल्स ढंसे होते हैं और उनकी आंखों में सैडील के लिए पागलपन भरी भक्ति दिखती है। उनमें से एक रिपोर्ट देता है कि उसके आदेश के मुताबिक मनावॉल पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। वहीं बाकी लोग अजीब उत्साह में उससे सजा देने की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि वो उन्हें मारे, कुचले और उसे अपनी क्वीन कहकर पुकारते हैं। वेंसी इस खौफनाक टोली को देखकर सन्न रह जाता है और पूछता है, ये लोग आखिर हैं कौन? साडील नीचे उसकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कान देती है और बताती है, ये सब वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो कहती है कि वो इस दिन के लिए लंबे समय से चुपचाप तैयारी कर रही थी। तभी वेंसी के दिमाग में एक भयानक सच बिजली की तरह कौंधता है। उसे याद आता है वो कितनी बार इन्वेस्टिगेशन से गायब रहती थी, हमेशा नशे में दिखती थी और उसकी रिपोर्ट्स में कितनी जानकारी मिसिंग रहती थी। अब उसे समझ आता है उसका लापरवाह और निकम्मा दिखना सब एक एक्ट था, ताकि वो चुपके से अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर सके। वो क्रिमिनल्स उत्साह से कांपने लगते हैं और उससे अगला आदेश मांगते हैं। सैडिल की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो अपना हथियार आगे बढ़ाती है और आदेश देती है, फैल जाओ और सब कुछ तबाह कर दो। क्रिस्टल्स लगे वो अपराधी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इंसानों से भी तेज रफ्तार में चारों दिशाओं में कूद जाते हैं। वेंसी और उसके पीछे खड़े टीचर्स जड़ हो जाते हैं। जैसे जैसे हालात की असली गंभीरता उन्हें समझ आने लगती है, अब उसके चेहरे पर साफ पैनिक दिखने लगता है। धमाकों की गूंज के बीच वेंसी मॉर्ग किसी तरह एक नीला बैरियर खड़ा कर देता है ताकि बचे हुए स्टूडेंट्स ब्लास्ट से बच सकें। लेकिन नुकसान बहुत भयानक होता है। जमीन पर कई स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती हैं। उनका खून पत्थर की फर्श पर फैल चुका होता है। बैरियर को संभालते हुए वेंसी बुरी तरह जूझ रहा होता है। बेबस होकर वो चिल्लाता है और सेडिल से पूछता है, वो ऐसा क्यों कर रही है? धूल और मलबे के बीच खड़ी सेडिल बस मुस्कुराती रहती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि वो सच में एकेडमी का प्रोफेसर है, तभी तो इतने बड़े धमाके में भी जिंदा बच गया। वेंसी गुस्से से उसे घूरता है और पूछता है, क्या वो हमेशा से पागल थी या अभी उसका दिमाग खराब हुआ है? तभी उसे कुछ याद आता है। वो पूछता है, क्या ये सब उसके परिवार के साथ हुए इंसिडेंट ऑफ द 47 की वजह से है, वही घटना जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था? सडील सच में प्रभावित दिखती है कि उसे उसका इतिहास पता है। वो उस बूढ़े आदमी की जानकारी की तारीफ करती है और पूछती है, क्या उसे लगता है कि वो ये सब अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रही है? वेंसी जोर से जवाब देता है और उस घटना को छोटा बताते हुए कहता है कि इंसिडेंट ऑफ द 47 कुछ नहीं था, बस ताकत के नशे में चूर मूर्खों की एक बगावत। सडील का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो कहती है कि उसे पता था वो ऐसा ही सोचेगा, लेकिन अपने बनाए हुए इस मलबे के बीच खड़ी होकर वो कहती है, सच्चाई उससे बहुत अलग है। और फिर वो 35 साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि एम्पायर के एक होने के कुछ समय बाद 47 परिवारों के मुखियाओं ने पैलेस पर हमला किया था, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। यही घटना बाद में इंसिडेंट ऑफ द 47 फैमिलीज के नाम से जानी गई। लेकिन ये बगावत रिबेल्स के लिए कत्लेआम बन गई। 46 नेताओं को वहीं मार दिया गया। साडील बताती है कि सिर्फ एक आदमी बचा था, सैड परिवार का नेता, उसका दादा। उसे पकड़कर न्यूवेल नाम की जेल में डाल दिया गया। वो समझाती है कि भले ही ऊपर से वजह सिंहासन छीनना बताया गया था, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वेंसी चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। वो कहती है कि इंपीरियल फैमिली को डर था कि बाकी परिवार भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सच्चाई जनता से छिपा ली। इतना कहकर सैडील बेहोश और खून से लथपथ हेडमास्टर विंस्टन के बाल पकड़कर उसका सिर जबरदस्ती ऊपर उठा देती है। डरावनी नजरों से देखते हुए वो कहती है कि उनका असली मकसद था उस दौर को वापस लाना जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते थे, यानी वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। वेंसी उलझन में वही शब्द दोहराता है, वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। सैडिल समझाती है कि एम्पायर के एक होने के बाद आई शांति में ताकत अब न्याय और सत्ता का असली आधार नहीं रही। नफरत भरी आवाज में वो कहती है कि अब समाज ये मानता है कि कमजोर लोग भी मेहनत करके ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं और ताकतवरों से आगे निकल सकते हैं। एक तस्वीर उभरती है जहां एक कमजोर स्कॉलर एक ताकतवर वॉरियर से ऊपर खड़ा है।
सेडिल की आवाज़ और कड़ी हो जाती है। वो कहती है कि 47 परिवार इस नई दुनिया को कभी स्वीकार नहीं कर सके। उसके मुताबिक शांति इंसानों को कमज़ोर बना देती है, जहाँ कमज़ोर लोग सिर्फ इस्तेमाल होने वाली चीज़ बन जाते हैं। ऐसे लोग जो इंसान की खाल पहनकर बेकार जिंदगी जीते हैं। वेंसी उसकी इस सोच को समझ नहीं पाता और उसे पागल कहता है। वो पूछता है, क्या उसने सच में विंस्टन को सिर्फ इस पागलपन भरे विश्वास के लिए मार दिया? वो उसे याद दिलाता है कि इंसिडेंट ऑफ द 47 के दौरान विंस्टन ही था जिसने आगे बढ़कर उसकी रक्षा की थी। उसे सिर्फ उसके परिवार की वजह से सजा मिलने से बचाया था। वो गुस्से में चिल्लाता है कि विंस्टन ने ही उसे स्पॉन्सर किया था ताकि वो प्रोफेसर बन सके। वेंसी गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए पूछता है कि जिस लड़की ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, उसके साथ दिखाई गई दया का वो ऐसा धोखा देकर बदला कैसे चुका सकती है? सैडियल चुपचाप विंस्टन का सिर पकड़े रहती है और वेंसी की आवाज पूरे मैदान में गूंजती रहती है। तभी उसका चेहरा अचानक भड़क उठता है। दांत भींचते हुए वो उसे चुप रहने को कहती है। उसकी पर्पल आंख गुस्से से चमकने लगती है। वो चीख कर कहती है कि यही आदमी था जिसने उसके दादा को गिरफ्तार किया था। वो बताती है कि विंस्टन को जो माना कंजेस्शन हुआ था वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि उसके दादा से लड़ते वक्त लगी चोट की वजह से था। फिर वो बेपरवाही से विंस्टन के खून से भीगे लगभग बेजान शरीर को जमीन पर फेंक देती है। ठंडी आवाज में वो कहती है कि निजी बदले के अलावा वो एकेडमी का चेहरा भी था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। नफरत से भरी सैडिल वेंसी की ही बातें उसी पर पलट देती हैं। वो उसके उस दावे का मजाक उड़ाती है कि एकेडमी मार्शल आर्ट्स के शिखर को पूछती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भर जाता है और वो साफ कहती है कि ये सब पूरी तरह बकवास है। कोलोसियो एकेडमी के चमकते एम्बलम को घूरते हुए वो थूकती है और कहती है कि ये जगह असली मार्शल आर्ट्स को दबाकर रखने वाले कचरे से भरी है। वो बताती है कि ये स्कूल असली वॉरियर्स को नौकरी और सफलता के सपने दिखाकर पालतू बना देता है, उन्हें सिस्टम का ओबीडियंट टूल बना देता है। उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी भड़कने लगती है और वो ऐलान करती है कि ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है। वो अपनी क्रूर सोच खुलकर बताती है, सिर्फ ताकतवर ही सत्ता के लायक हैं, बाकी सबको मिट जाना चाहिए। वो कसम खाती है कि वो खुद एक डिजास्टर बनेगी। अपनी विप कसकर पकड़ते हुए वो उन्हें चेतावनी देती है कि बाद में अपनी किस्मत पर रोना मत। वो कहती है कि वो इस नई हिंसक सच्चाई को सब पर थोप देगी। एक गूंजती दहाड़ के साथ साडिल अपनी पूरी ताकत छोड़ देती है। पर्पल एनर्जी के तूफान और क्रिस्टल मिनियंस के बीच वो चिल्लाती है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर बनेगी। लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ रुक जाता है। आसमान से लाल रोशनी की एक विशाल चुभती हुई बीम नीचे गिरती है और बैटलफील्ड को चीर देती है। जमीन से टकराते ही भयानक एक्सप्लोजन होता है। पत्थर की फर्श टूट जाती है। मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। सेडियल वहीं जम जाती है। उसका घमंड एक पल में शौक में बदल जाता है। धूल और लाल एनर्जी के बादल के बीच एक नई आकृति सामने आती है। टूटे हुए क्रिस्टल मिनियंस के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, शांत, तेज सूट पहने, हाथ में तलवार। ये ओसिरिस है। उसकी ठंडी नजर सीधे सैडियल पर टिकी होती है। क्रिस्टल लगे अपराधी घबरा जाते हैं। इतने ताकतवर लोगों को अचानक सामने देखकर वो नीचे झांकने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये लोग आए कहाँ से। डर के बावजूद वो खुद को संभालते हैं और चिल्लाते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है। एक अकेला स्वॉर्ड्समैन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो मॉन्स्टर हवा में उछलकर ओसाइरिस पर टूट पड़ते हैं, उसे कुचलने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो पास पहुंचे, तेज एनर्जी बीम्स और तीर उन्हें हवा में ही उड़ा देते हैं। एक के सिर में सीधा वार लगता है। दूर खड़े असली हमलावर अब दिखाई देते हैं। ये होते हैं सर्वांटे, एजर स्पीयरमैन फैमिली के पेट्रियार्क, और रोडेरिक, मिस्टिकल आर्चर फैमिली के पेट्रियार्क। सर्वांटे मुस्कुराते हुए देखता है, हैरान कि बास्करविल फैमिली का युवा लॉर्ड ओसाइरिस इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर हो गया है। किसी जूनियर से पीछे न रहने की ठान कर और एकेडमी में अपने बच्चों की रक्षा के लिए दोनों पेट्रियार्क अपने हथियारों में ताकत भरते हैं। रोडेरिक साफ कहता है कि वो नई जनरेशन को अभी उनसे आगे नहीं निकलने देंगे। इसी बीच ओसाइरिस पीछे मुड़कर बास्करविल ट्रिपलेट्स की तरफ देखता है। वो आदेश देता है कि पोमेरियन को तुरंत सेफ जोन में ले जाओ। ट्रिपलेट्स जोर से हाँ कहते हैं और बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब बिना किसी रुकावट के लड़ने के लिए आजाद ओसिरिस बचे हुए दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट चमक रहा होता है। वो कहता है, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। वो अपनी तलवार में माना भरता है और बास्करविल सिक्स्थ टेक्निक छोड़ देता है।
उसकी हरकतें धुंधली हो जाती हैं और दुश्मनों के बीच एक विशाल सितारे जैसा कट बन जाता है। क्रिस्टल मॉन्स्टर्स पल भर में टुकड़ों में कट जाते हैं। इतनी तेज और सटीक वार के सामने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वेंसीमॉर्ग आगे बढ़कर सैडिल की असफलता की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एकेडमी स्टाफ से नहीं लड़ रही, बल्कि एम्पायर की सबसे ताकतवर फैमिलीज की एकजुट ताकत के खिलाफ खड़ी है। वो उससे पूछता है, क्या उसे अब भी ये सच समझ नहीं आया कि दूसरों से छीनी गई ताकत हमेशा उस ताकत से कमजोर होती है जो किसी की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेडिल उसके चेहरे पर हंस पड़ती है। उसे उसकी प्रोटेक्शन वाली बात बेहद मजेदार लगती है। टेढ़ी पागल मुस्कान के साथ वो अपनी उंगली छाटती है और कहती है कि उसे बस उन चीजों को मिटाना है जिन्हें वो बचाना चाहता है, फिर उसकी सारी ताकत बेकार हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या वो गलत है? और उसी पल उसकी बात का जवाब सामने दिख जाता है। मलबे के बीच एक छोटी बच्ची अपनी माँ की गिरी हुई देह पर रो रही होती है, उसे हिलाकर पुकार रही होती है। उनके ऊपर एक विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो नीचे झुककर कहता है कि माँ टेक्निकली अभी जिंदा है। फिर डर से कांपती बच्ची से पूछता है, अब क्या करेगी? मॉन्स्टर के चेहरे पर घिनौनी खुशी फैल जाती है। वो कहता है कि उसकी क्वीन सडील का साफ आदेश है, सभी कमजोरों को मार दो। बच्ची बुरी तरह कांपने लगती है। उसकी आंखें डर से फटी होती हैं। वो हकलाते हुए मना करती है, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पाती। और जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बच्ची की आखिरी दहशत भरी चीख हवा में गूंज उठती है।